हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस 2024 के लिए डीआई एंड अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डीआई गिवन है। डीआई में क्या गिवन है? द टेबल given below shows the partial information about the articles A, B, C, D sold by a shopkeeper। यानी कि चार आर्टिकल्स हैं जो किसी शॉपकीपर ने सेल किए हैं, जिसका हमें कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज गिवन है। ठीक है, कुछ डेटा अननोन भी है। तो सबसे नीचे हमें डिस्काउंट गिवन है, इसकी नोट गिवन है। नोट में क्या बोला है? डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज 2% वाइल ऑन आर्टिकल डी इज 3%। इसका क्या मतलब है कि जो आर्टिकल ए है उस इसके लिए हमें डिस्काउंट गिवन है, आर्टिकल ए के लिए है Q% और आर्टिकल डी के लिए है 3P%। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, सारी वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप कोशिश करें, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए वाला और डी वाले को कंसिडर करके दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे। उस दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो नोट जो नीचे लिखा है उसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यूज होगा मेनली ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, देन आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने नीचे नोट में गिवन था। नोट में क्या गिवन था? D%, यानी कि डिस्काउंट यहाँ पे है Q%, यहाँ पे है 3P%। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ए और डी आर्टिकल की हेल्प से दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अच्छा, ए और डी की हेल्प से क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि ए और डी आर्टिकल में हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, पी एंड यहाँ पे है क्यू। सेम डी में भी है पी एंड क्यू, बट डी में आप देखोगे जेड भी आ रहा है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जेड हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, वैसे बी वाले आर्टिकल में क्यू आ रहा है पर पी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मेन कुछ जो वैल्यूज है, जैसे डिस्काउंट परसेंट नहीं गिवन, मार्क प्राइस नहीं गिवन, और सी वाले वैल्यूज में तो कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ए से, मीन्स की ए आर्टिकल से। उससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं जो हम यूज करेंगे, कि जैसे मान लो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, उसको मैंने पर्टिकुलर वैल्यू पे मार्क कर दिया, जैसे 20% इंक्रीज कर दिया। अगर मैं उस मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया? एक वे हो गया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचने का। अब ऐसा ही एक वे और है। कैसे है वो वे? है प्रॉफिट परसेंट से। मैं कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे या तो अगर कोई एमपी बता दे और डी बता दे तो निकल आएगा, या फिर मुझे कोई कॉस्ट प्राइस बता दे या प्रॉफिट परसेंट निकल बता दे तो निकल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो वेज है, इसी को हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं ए वाले आर्टिकल की बात करूं तो ए वाले आर्टिकल में हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो लेना है। सबसे पहले रेशो क्यों लेना है वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, 240 वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें पता है 60% मार्कअप है, तो ऑब्वियसली रेशो क्या आएगा? 10:16। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 5:8। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पी के इक्वल है अपॉन 100। अब ये वैल्यू जिसको समझ नहीं आई उसको मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। ध्यान से देखना, नेट कर लो। आपके पास कोई आर्टिकल है, 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है उसकी, तो प्रॉफिट परसेंट उसमें है 10%। हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, या तो आप क्या करोगे? 10% निकालोगे और ऐड कर दोगे, या फिर आप क्या बोलोगे कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 110% ऑफ 100। और ये 110% कहाँ से आया? ये वही तो है, 100% कॉस्ट प्राइस के लिए, 10% प्रॉफिट के लिए। और यही सेम चीज मैंने यहाँ भी की है, ये वाला 100 कॉस्ट प्राइस के लिए, ये P% प्रॉफिट के लिए, और ये 5 क्या है? कॉस्ट प्राइस, जैसे यहाँ पे 100 था। ठीक है,
आई होप ये क्लियर होगा। देन आगे हम लिखेंगे 8 हमारा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या एमपी एसपी कैसे निकलेगा, 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, क्यू हमें गिवन है, ठीक है, अपॉन 100। तो यहां से ये 100 और ये 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 500 प्लस 5p इज इक्वल्स टू 800 माइनस 8q, ठीक है। अब 5p माइनस 8q इज इक्वल्स टू 300। देखो ये आ गई हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहले सारा डाटा मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो मैंने अभी ए में किया है, ए वाले आर्टिकल में किया है, वो हम डी वाले आर्टिकल में करेंगे। और फिर से वहां पे एक इक्वेशन निकालेंगे और पी और क्यू की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या निकल के आया है, 5p प्लस 8q। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस आना था, हाँ यहाँ पे एक्चुअल में प्लस आना था, क्योंकि जब q इधर आएगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। प्लस 8q इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब हम निकालते हैं डी वाले आर्टिकल को, ठीक है। अच्छा, डी वाले आर्टिकल में अगर मैं निकालूं रेशो सीपी और एमपी का, तो क्या आएगा 2:3, क्योंकि 50% है, इसलिए हमें जेड की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, आपको पता चलेगा जेड का हम क्या करेंगे, जेड की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हम क्योंकि रेशो निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, 2 × 100 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारी वैल्यूज, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे p के साथ माइनस, q के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस आ जाएगा, अपॉन 100 इक्वल्स टू 3 × 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 3p है, अपॉन 100, ठीक है। ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये होगा 105, 105 गुने 2 210, माइनस 2p माइनस 2q इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 9p। 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 90। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं, 7p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 300 नहीं, 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 28p माइनस 8q इज इक्वल्स टू 360। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें 8q कट जाएगा, 33p इज इक्वल्स टू 660, और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 20, और ये वैल्यू जो p की आई है हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 300। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे ये हो गया 100, 100 300 में से गया तो 8q इज इक्वल्स टू 200, और यहाँ पे q की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 20, q की वैल्यू आ गई 25। तो ये सारा डाटा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ p और q की। अच्छा, p q की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो भी डिस्काउंट परसेंट था उसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट था q 25, यहाँ पे डिस्काउंट था 3p यानी 60, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ये q प्लस 10 यानी 25 प्लस 10 यानी 35, p प्लस q यानी कि 45 माइनस 5 यानी 40%, और ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100%, ठीक है। जेड अभी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, जेड नहीं निकाल सकते, तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल आई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज निकल लिख दी हैं, और आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं क्या गिवन है, फॉर आर्टिकल सी आर्टिकल के लिए डिस्काउंट गिवन इज रुपीज एम, हमें एम रुपीज डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। साथ साथ लिख लेते हैं डिस्काउंट हमें गिवन है एम, ठीक है, किसके लिए, सी आर्टिकल के लिए।
और प्रॉफिट अर्नड यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू है 600, और हमें बोला है हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट अर्नड ऑन आर्टिकल सी इफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट अर्नड इज, हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशो दी है। अच्छा, प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशो दी है, क्या रेशो दी है? 4Q/5P। क्यू और पी की वैल्यू हमें पता है, क्यू है 25, पी है पी है 20, तो ये दोनों हो गए 100:100, यानी 100/100, यानी रेशियो आ जाएगी 1:1। अच्छा, यानी कि डी और पी दोनों की वैल्यू सेम है एक तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे जैसे मैंने डी को एम लिखा है, तो मैं एम की जगह 600 लिख सकता हूँ क्योंकि रेशियो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 600। क्लियर है इतना? ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने फाइंड तो करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए चाहिए कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस सी वाले केस में हमें गिवन नहीं है, बट हमें एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? मार्क्ड प्राइस। हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में जो डिफरेंस है ध्यान से देखना, जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है उसके बीच में डिफरेंस किसका होगा? यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं पे सेलिंग प्राइस लाई करेगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा प्रॉफिट का, ठीक है। और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा डिस्काउंट का। ये दोनों डिफरेंस हमें गिवन है 600 और 600, यानी कि दोनों में डिफरेंस है 1200 का। तो ये जो रेशो रेशो में डिफरेंस है वन का, उसकी वैल्यू है 1200, यानी कि वन की वैल्यू अगर 1200 है तो ये वैल्यू आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1200, और प्रॉफिट हमारे पास था 600। अब देखो ध्यान से, साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। 1200 का हाफ, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल डी टू दैट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल ए इज 15:4। देखो, एग्जाम में टाइम प्रेशर इतना होता है कि ये लाइन पढ़ने के बाद सीधा हम भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है, तो एक एक करके लाइन को पढ़ो, लिख लो। रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल डी, डी आर्टिकल यहाँ पे है डिस्काउंट ऑफर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमें डिस्काउंट ऑफर था यहाँ पे 3P यानी कि 60%, इसकी बात कर रहे हैं। और प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल ए, प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल ए, ए में प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वैल्यूज की बात कर रहा है, ये रेशो जो बात कर रहा है वो वैल्यूज की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। तो 60% तो मैंने लिख लिया, बट ये एक्चुअल में 60% नहीं, ये डिस्काउंट की वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट था ए के लिए क्यू यानी कि 25%, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना कि जो हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन डी इज 60%, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल ए, क्या मैं ए वाले में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। मुझे कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। 240 है हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है 20%, यानी कि ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 48, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है 4, ये किसके इक्वल है 48 के। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 12, तो यहां से 15 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, ये क्या आ जाएगा 12 × 15 180, ठीक है। ये जो मैंने 180 वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू निकाली है? ये मैंने निकाली है डिस्काउंट की, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट मैंने निकाला है वो मुझे गिवन है 60% के ऊपर, और आपको पता है जो डिस्काउंट होता है वो एमपी में गिवन होता है। अगर 60% की वैल्यू 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, और ये 300 क्या आ जाएगा एमपी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि जो एमपी है वो 50% है। सिंपल सी बात है, एमपी 50% का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो रेशियो है 2:3 है, और ये 3 की वैल्यू अगर 300 है तो इसकी वैल्यू 200 नहीं होगी क्या? तो ये 200, यानी ये ऑप्शन आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल बी इज ₹60, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस ऑफ article C is 50% more than that of B. If the article C is sold after 2 successive discount, यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए, 2 successive discount 30% at ₹130,
रिस्पेक्टिवली फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। मैंने ये सारा क्वेश्चन पढ़ा, अगर मैं मेंस में ये सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो पढ़ते साथ ही भूल जाऊंगा कि पढ़ा क्या है, टाइम प्रेशर। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं। डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल बी इज रुपीज 60, यानी कि जो बी वाला आर्टिकल है यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू हमें दे दी है 60, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60। एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, यानी कि नीचे मार्क्ड प्राइस 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ओके, यानी कि सी के लिए जो मार्क्ड प्राइस है वो बी का 50% ज्यादा है, जबकि हमें बी का भी मार्क्ड प्राइस पता ही नहीं है। If article C is sold after two successive discount of 30 and 130% respectively, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ यहाँ पे बी वाले केस में। पहले मैं बी वाले केस की बात करता हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि बी वाले केस के मुझे उसने बोला है कि जो मार्केट प्राइस है ना, इन दोनों के मार्केट प्राइस का लिंक दिया है मुझे कि इसका मार्केट प्राइस सी वाले का 50% ज्यादा है, यानी कि मुझे बी का मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे दिया है 400 तो प्रॉफिट परसेंट है 35, 35 चौका दुगना 140, 70 और 140, ठीक है, यानी 140 हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 540। अब ये जो 540 है, हमें क्या बोला है, हमें डिस्काउंट गिवन था रुपीज 60। अगर डिस्काउंट 60 रुपीज है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 540 प्लस 60, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 600। और हमें क्या बोला है कि जो सी वाला आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस सी वाले से 50% ज्यादा है, यानी कि उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 900। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, सी को उन्होंने 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है फिर जाके बेचा है। एक बार दिया है 30% का, 30% का डिस्काउंट तो दोगे, यानी कि 70% कितना हो गया 763। देन 130 का और डिस्काउंट दे दिया तो सिंपल 500 आंसर, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज हाफ एज दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई एंड आर्टिकल ई इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2q माइनस 5%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ई एंड आर्टिकल ए। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खुद करने के लिए, आप इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो आप इसका सॉल्यूशन भी सेंड करेंगे, अदरवाइज लंबा ना हो तो आप कमेंट में इसका आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे, ठीक है, जिसमें आज मैं कराऊंगा आपको डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ए ऑप्शन है कि अगर स्टेटमेंट 1 है, बी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 अलोन, सी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, डी में है आइदर वन और आइदर और ई है नीदर वन नीदर नॉर, ठीक है, नीदर वन नीदर सेकंड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, पोज करके आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रुपीज एक्स प्लस 500 एट 4% रेट आफ्टर 3 ईयर। क्या कह रहा है कि हमने इस वाली वैल्यू के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑब्वियसली अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। देखो, पी में हमें दिया है x प्लस 500, यानी कि x की वैल्यू अननोन है, निकालनी पड़ेगी। r के लिए r की वैल्यू 4r% है, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाइम गिवन है, यानी कि ये दो वैल्यूज निकालनी है, r की और p की, और x की और r की, ठीक है। हमें इतना पता चल गया कि हमने फाइंड क्या करना है। अच्छा, x फाइंड करना है और r फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ratio of simple interest received on rupees x at 3r% after 2 years to that interest received on x minus 800 at 2% 2r% rate after 5 years is 9:7। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि x रुपीस, ठीक है, इंटू 3r इंटू 2, इसका रेशियो हमने लेना है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 100 वाली वैल्यू कट जाएगी, मैंने लिखी नहीं है। इससे x माइनस 800 इंटू 2r इंटू 5 इंटू 2r इंटू 5 किसके इक्वल है 9:7 के। क्लियर है? अच्छा, जो वैल्यू कट सकती है, जैसे ये 2r कट गया और ये वाला r कट गया, ये वाला 3
यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x अपॉन x माइनस 100, और यहाँ पे जो 5 है उसको भी मैं सामने ले जाता हूँ, वो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7x और 15x, 15x में से 7x गया, हो गया 8x, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 8x इज इक्वल टू 15 इंटू 800, 8 कटेगा तो ये आएगा 1500, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1500, ठीक है। यहाँ जब हम r की वैल्यू नहीं निकाल सकते फर्स्ट वाली इक्वेशन से, क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे r कट ही रहा है एक दूसरे से, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बनी जिसमें r की x की वैल्यू पुट करूँ और r की वैल्यू निकल आए। अब करते हैं सेकंड वाले को सोल्व, ठीक है। सेकंड वाला अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे तो r का नामो निशान ही नहीं है, कहीं पे r है ही नहीं कि मैं r को फाइंड कर सकूं, तो ऑब्वियसली ये वाला हो नहीं पाएगा, फिर भी हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन x माइनस 300 एट 15% रेट आफ्टर 2 इयर्स इज 27, यानी कि हमें डिफरेंस बोला है 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो रेट परसेंट है 50%, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो 2 साल बाद ये हो जाएगा 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं तो ये 30% तो होगा ही होगा, साथ में 15 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 2.25 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो डिफरेंस आ गया हमारे पास वो आएगा 2.25% का, ठीक है। यानी कि 2.25% अपॉन 100 ऑफ वट, ऑफ x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 22.5% किसके इक्वल होता है, 9/40 के, 9/40 के, तो ये 2.25 है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा 9/400, ठीक है। अच्छा, यहां से 9 3 जा 27, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 300 इक्वल्स टू 1200, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1500, वही जैसे मैंने पहले कहा था x की वैल्यू आएगी, y r का तो नामो निशान है ही नहीं, जहां से भी x की वैल्यू आ रही है वहां से भी आ रही है, बट r की वैल्यू नहीं आ रही, तो हम ये वैल्यू क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, नीदर वन नोर टू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, 3 inlet pipes A, B, C and 1 outlet pipe D are connected to a tank, ठीक है। इतना समझ आ गया कि 3 पाइप ABC है, इनलेट है, D आउटलेट है। If the ratio of the time taken by A, B, C together to fill the tank to that time taken by D alone to empty the tank is 1:9, क्या कह रहा है ध्यान से देखना। हमारे पास A, B, C, D ये तीनों इनलेट है, ये D वाली आउटलेट है, कह रहा है जो टाइम का रेशियो है ना वो दिया है हमें 1:9, और हम जानते हैं अगर टाइम का रेशियो जो भी है एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होता है, यानी कि 9:1, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। देन व्हाट इज द टाइम पाइप ए एंड डी टुगेदर कैन फिल द टैंक, ए और डी इकट्ठे इसको कितनी देर में फिल कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, पाइप सी, देखो यहां से फिर से मैं लिख देता हूं ABCD, कह रहा है सी एंड डी टुगेदर फिल द टैंक इन 12 मिनट्स, ठीक है। सी और डी की बात कर रहे हैं कि ये दोनों 12 मिनट में फिल कर देंगे टैंक को। रेशो ऑफ बीस एफिशिएंसी टू सीज एफिशिएंसी 3:4, यानी कि ये वाली वैल्यू है 3:4, एंड द रेशो ऑफ बीस एफिशिएंसी टू डीज एफिशिएंसी 3:1। अच्छा, दोनों में 3 आ रहा है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3:1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखना, हमें सी और डी की जो टाइमिंग है वो पता है, ठीक है, और रेशो भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे, आपने वो फॉर्मूला देखा होगा कि लेट कर लो कि जो सी है वो एक्स मिनट के लिए काम करता है, ठीक है, और जो डी है वो भी ऑब्वियसली, इसको भी ये रेशो है ना 4:1, तो ये जो रेशो है उसको हम एक्स मान लेते हैं जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस
अच्छा माइनस क्यों आया, क्योंकि डी वाला एम्प्टी करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस आया, अदरवाइज प्लस आता। अपॉन 4x, ठीक है, इक्वल्स टू जो टाइम है कितना टाइम लगा 1/12, यानी कि जो सिंगल टाइम है इनका इक्वल्स टू ओवरऑल टुगेदर टाइम 1/12। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3x, अगर हम वो लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x अपॉन 4x² इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूँ एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 4 या 12, एक्स की वैल्यू आएगी 9, ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आएगी। अब ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू 9 आ रही है यानी कि ये जो b है वो अपना काम c जो है वो अपना काम कितनी देर में करेगा, 36 मिनट में। एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली हमने ये जो वैल्यू निकाली है x की वो आएगी 9 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, ये हो जाएगा 36, ये होएगा 9, ठीक है। अब ये रेशियो किसकी है, एफिशिएंसी की। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसको लगेंगे 9 मिनट्स सी को, और डी को लगेंगे 36 मिनट्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बी का अगर टाइम निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे पता है बी और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो तो 3:4 है, पर टाइम का रेशियो 4:3 होगा। अगर 3 के लिए वैल्यू 9 आ रही है तो 4 के लिए 12 आएगी। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ए के लिए, अगर ए की वैल्यू निकल आई तो ये सफिशिएंट हो जाएगा कि, क्योंकि हमने तो यही फाइंड करना है ए और डी साथ में कितनी देर में करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, 1/a प्लस 1/12 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1/36, ठीक है। अब क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी, इसके लिए हमें सबसे पहले ही बोला गया है कि जितना काम ये 9 दिन में करते हैं उतना काम ये एक दिन में करता है। तो ऑब्वियसली ये जो वनडे वर्क है इनका ये इक्वल हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, 1/a इज इक्वल्स टू 1/4 -1/12 -1/9। इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो 1/4, 12×108, और 12 और 9 हो गया 21, 21/108, ठीक है। अच्छा देन आगे अगर सोल्व करेंगे तो 108 -21 अपॉन 4×108, ये हो जाएगा 87 अपॉन, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको कट कर लेता हूँ, ये 7/36, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं, 1/4 -7/36, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 7/36, ये आ जाएगा 2/36 विच इज इक्वल्स टू 1/18। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उससे ये सोल्व हो सकता है। अब हम ट्राई करेंगे सेकंड वाली स्टेटमेंट।
सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमें क्या गिनना है, रेशियो ऑफ ए सफिशिएंसी टू सी सफिशिएंसी इज 1:2। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं, रेशियो ए बी सी डी, रेशियो ऑफ ए सफिशिएंसी टू सी सफिशिएंसी इज 1:2 एंड पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स, ये 12 मिनट में कर लेगा। एंड टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक इज 3 मिनट लेस देन बी, सी को 3 मिनट कम लगेंगे यानी कि 9 मिनट इसको लगेंगे। ठीक है, अच्छा इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है और ये हमें किसकी रेशियो दी थी, या एफिशिएंसी की। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, जो सी है वो अकेला इस काम को 9 मिनट्स में पूरा कर सकता है और उसकी एफिशिएंसी हमने दी रखी है ये 9। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 9 के इक्वल है क्योंकि ये टाइम के रेशियो है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 18 के। क्लियर है, ठीक है। और बी वाला हमें पता ही है कि 12 मिनट्स में कर सकता है, हमें गिवन ही है। ठीक है, इसके लिए हमें रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देन यहाँ पे टोटल, यहाँ पे फिर से वही वाला बात कि 1/a यानी 1/18, 1/b यानी 1/12, 1/c यानी कि 1/9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे d की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो d को मैं क्या लेता हूँ 1/d, और हमें पता है ये वाला जो d है वहां पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ए बी सी वो 9 टाइम्स एफिशिएंट है डी से। ठीक है, फिर से हम ये अगर ये वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस सबको सोल्व करेंगे, तो डेटा तो पहले वाला ही सेम है, पहले भी यही वैल्यू आई थी। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 36 मिनट आएंगी, हमें पता है। ठीक है, तो फिर से वही बात होगी कि ए बी सी डी सारी वैल्यूज निकल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन से भी डेटा सोल्व हो सकता है। ठीक है, यानी कि ए अलोन और बी अलोन इज सफिशिएंट। अब आते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पे। थर्ड में क्या कह रहा है, बी एंड डी टुगेदर फिल द टैंक इन 18 मिनट्स। थर्ड वाली इक्वेशन में भी कुछ भी नहीं दिया, थर्ड वाली इक्वेशन में बस इतना दिया है कि बी और डी 18 मिनट्स में फिल कर सकते हैं, ना कोई एफिशिएंसी की रेशियो है, ना किसी का इंडिविजुअल टाइम है। तो 1 अलोन और 2 अलोन से हो सकेगा, थर्ड वाले से नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इन मिक्सचर ए quantity of milk is 18 liter more than that of water and the cost of pure milk is 42 per liter, find the cost of mixture। ठीक है, क्या कह रहा है, हमारे पास एक मिक्सचर है ए मिक्सचर जिसमें मिल्क है और वाटर है। कह रहा है जो मिल्क है वो वाटर से 18 लीटर ज्यादा है। अगर वाटर मान लो एक्स ले लिया तो मिल्क हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, और उसने बोला है कि वो हमने प्योर मिल्क जो है उसकी जो कॉस्ट हमें दे रखी है 42 रुपीज पर लीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मिक्सचर ए, यानी कि एक तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास ए मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखो, वाटर की प्राइस के बारे में मत सोचना, क्योंकि जब भी हम मिक्सचर वाला ये क्वेश्चन करते हैं तो वाटर का प्राइस हम जनरली जीरो ही लेते हैं। ठीक है, तो वाटर के प्राइस की चिंता नहीं करनी, हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू देखनी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन मिक्सचर बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 32 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बी इज 37.8 लीटर। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एक बी मिक्सचर है जिसमें क्या कह रहा है, मिल्क है वाटर है, जो मिल्क है वो वाटर से 32 लीटर ज्यादा है। अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस y। ठीक है, आगे हमें कॉस्ट दी है मिक्सचर बी की 37.8। ठीक है, उससे कुछ भी सोल्व नहीं होगा। देन चलते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट में, उसमें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन बी इज 9:1, यानी कि बी में जो मिल्क और वाटर की रेशियो है वो 9:1 है। एंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर मिल्क इन ए टू दैट ऑफ मिक्सचर इन बी इज 2:3। ठीक है, यानी कि मिल्क इन ए, जो ए में मिल्क है, ए में मिल्क कितना था, ए में मिल्क था 18 प्लस एक्स,
टू द मिक्सचर इन बी, जो बी में मिक्सचर है। अब बी में मिक्सचर कितना है, ये रहा, ठीक है। देखो यहां से कुछ भी नहीं सोल्व होगा अगर मैं सेकंड और थर्ड इन दोनों को, इसको इसको साथ में कंबाइन करूं, तो वैल्यू निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मिल्क और वाटर में कितना डिफरेंस दे रखा है, 32 का, क्योंकि मिल्क वाटर से 32 ज्यादा है, यानी कि 32 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9:1 की रेशियो है, यानी कि डिफरेंस है 8 का। 8 की वैल्यू है 32, 1 की वैल्यू 4। तो ये सारी वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये आएगा 4 9 36 और ये 4 1 4, ये आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा था हमें, इन दोनों की रेशियो दी थी हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आधा सोल वैल्यू उसमें फिट बैठ रही है, ये वैल्यू आ गई तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों की रेशियो में दे रखी है, इन दोनों की नहीं, एक्चुअल में इसकी और ये पूरे मिक्सचर की। ए का मिल्क है और बी का मिक्सचर है, ठीक है। ये है 40 और ये है 18 प्लस एक्स। रेशियो ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, अच्छा नहीं, मिल्क की ही दी है, मिक्सचर की नहीं है, मिल्क की है। ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। ये रेशियो किसके इक्वल है, 2:3 के। 3 यानी कि 12 टाइम्स, 12 टाइम्स इंटू 2 इज इक्वल टू 24। 18 में से 24 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 दोनों। अच्छा, देन ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट में आंसर इसका सेंड करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।